Assalamu alaikum viewers. In today's lecture we will discuss the dimensional analysis. Dimensional analysis से हम फार्मूला कोई भी पॉसिबल फार्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है, इसमें हमें फैक्टर्स दिए गए होते हैं कि किन फैक्टर्स पर जो है डिपेंड करते हैं कोई फिज़िकल क्वांटिटी, तो उस फिज़िकल क्वांटिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इजीली जो है फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। सो डायमेंशनल एनालिसिस provide us the way to derive a formula for any physical quantity by giving their factor या by giving its factor। अगर उस क्वांटिटी के फैक्टर्स दिए गए हैं हमें, तो उन फैक्टर्स से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉसिबल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का। सो लेट हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल जो है हमें दी गई है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड of simple pendulum depends upon सिंपल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो डिपेंड करता है एक लेंथ ऑफ द वायर पे, यानी लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है। दूसरा जो है दिया गया हमें कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉब। जो हम सिंपल पेंडुलम के साथ क्या लगाते हैं, बॉब लगाते हैं, स्मॉल आयरन बॉब लगाते हैं। तो ये मास ऑफ द बॉब। और थर्ड जो है इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी जो है उस पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। और थर्ड जो है डिपेंड करता है थीटा पे। If we displace the simple pendulum from its mean position to at a certain extreme position, so here it makes an angle theta with the original length of the wire। तो थीटा पे जो है डिपेंड करता है। तो ये चार फैक्टर्स दिए गए हमें कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द वायर, मास ऑफ द बॉब, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू जी, और थीटा सबटेंडेड एट द सपोर्ट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो यहाँ पर जो है हम डायमेंशनल एनालिसिस में क्या करते हैं कि जितने भी हमें फैक्टर्स दिए गए हैं उनकी सम पावर लेकर, सम पावर ऑफ कोफिशिएंट लेके, सम पावर ऑफ कोफिशिएंट लेके उनको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देते हैं। सो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L पावर A, M पावर B, G पावर C एंड थीटा पावर D। या अगर हम इसको पहले लिख लें, G पावर थीटा को पहले लिख लें, थीटा पावर C ले लें इंटू G पावर D। तो क्योंकि बुक में ये मेंशन है तो इसलिए हम G की पावर क्या ले रहे हैं, D ले रहे हैं। अदरवाइज़ आप C भी ले सकते हैं, कोई भी पावर आप मेंशन कर सकते हैं। सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L पावर A, M पावर B, थीटा पावर C एंड G पावर D। यानी जितने भी आपको फैक्टर्स दिए गए हैं आप उनके कॉन्स्टेंट्स जो है, उनकी वैल्यूज़, पावर्स जो है उसकी पावर्स लिख के उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लिख लें। अब प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं तो क्या चीज़ आ जाती है, इक्वलिटी और कांस्टेंट। सो इक्वलिटी और कांस्टेंट लगाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा L पावर A, M पावर B, थीटा पावर C एंड G पावर D। सो दिस इज़ द इक्वेशन। ये इक्वेशन आ गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ दीज कांस्टेंट्स। ये जो हमने कांस्टेंट लिए हैं पावर में A, B और C, इनकी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इनकी वैल्यूज़ फाइंड करके जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। लेकिन इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे, हम इसको जो है डायमेंशनली क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इनकी डायमेंशंस लिख के कंपेयर करेंगे। अब टाइम पीरियड की डायमेंशन जो है वो क्या होती है, कैपिटल T होती है। तो ये टाइम पीरियड की डायमेंशन हम लिखेंगे कैपिटल T। कांस्टेंट ऐसे ही आएगा, बिकॉज डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट प्रोवाइड्स अस एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट के बारे में जो है डायमेंशनल एनालिसिस कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हम एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L
सो इसको हम लिखेंगे एल पावर ए। एम क्या चीज़ है? मैस है, मैस की डायमेंशन होती है एम, तो एम पावर बी। थीटा, थीटा की हम कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं क्योंकि थीटा की डायमेंशन नहीं होती, तो थीटा की डायमेंशन जो है हम कोई भी सी इंटू सी पावर -1 लिख लेते हैं, सी इंटू सी पावर -1 पावर सी। और जी क्या चीज़ है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसके जो है डायमेंशंस आएंगे एल टी -2, यानी जो एक्सेलरेशन की डायमेंशंस होती हैं वही किसकी डायमेंशंस आएंगी? जी की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। अब अगर हम जितनी भी लेंथ वाली डायमेंशंस हैं उनको एक जगह लिख लें, मैस वाली डायमेंशंस को अलग लिख लें और टाइम वाली डायमेंशंस को अलग लिख लें, या हम कंपेयर कर लेते हैं। नाउ कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की डायमेंशंस को हम क्या कर लें? कंपेयर कर लें। सबसे पहले हम टाइम की डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे टाइम की डायमेंशंस क्या है? टी पावर 1 है, और राइट हैंड साइड पर अगर हम देखें तो एक ही हमारे पास है टी पावर -2d, यानी ये से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टाइम की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी? टी पावर -2d। दोनों साइड की बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी? सेम होंगी। तो हम लिखेंगे 1 = -2d, या -2 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2 = d। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, एक कांस्टेंट d की वैल्यू हमारे पास आ गई। बाकी की हम अब क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। अब हम डायमेंशंस कंपेयर करते हैं मैस की। तो इस साइड पर लेफ़्ट हैंड साइड पर कोई भी मैस नहीं है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पर हम डायमेंशंस लिखेंगे मैस की m पावर 0। राइट हैंड साइड पर हमारे पास एक ही मैस की डायमेंशंस है m पावर b। तो यहाँ पर भी बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी? सेम होंगी। तो इट्स मीन कि हमारे पास आ जाएगा b = 0। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? b की वैल्यू आ गई, b = 0। नेक्स्ट हम डायमेंशंस कंपेयर करेंगे लेंथ की। लेफ़्ट हैंड साइड पर अगर देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास कोई लेंथ की डायमेंशन नहीं है, इसलिए हम लेफ़्ट हैंड साइड पर मेंशन करेंगे l पावर 0, यानी कोई भी डायमेंशन नहीं है लेंथ की। राइट हैंड साइड पर हमारे पास लेंथ की दो डायमेंशन हैं, एक l पावर a है, एक l पावर d है। तो इसको हम लिख सकते हैं l पावर a प्लस d, l पावर a प्लस d। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास लेंथ की दो डायमेंशंस थी, एक l पावर a थी और एक जो है हमारे पास l पावर d थी। तो दोनों को बेसिस सेम थी तो पावर्स को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो l पावर a प्लस d, ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई राइट हैंड साइड की लेंथ की। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 0 = a प्लस d। अब 0 = a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, d की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, d की वैल्यू है -1/2। तो d की वैल्यू हम पुट कर देंगे -1/2, इधर आके हो जाएगा +1/2। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की, a = आ जाएगा 1/2। लास्ट डायमेंशन हमारे पास थीटा की रह गई है c। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास c की कोई डायमेंशंस नहीं है, c × c-1, यानी c × c-1 की कोई डायमेंशन नहीं है। तो राइट हैंड साइड पर हम लिखेंगे c × c-1 पावर 0, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास c × c-1 पावर c। तो दोनों साइड की बेसिस सेम है तो पावर भी क्या होंगी? सेम होंगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट c = 0। तो ये हमारे पास जो है तमाम कोफिशेंट्स की, तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज़ आ गई जो हमने कांस्टेंट लिए थे a, b, c और d। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू, ये a की वैल्यू और ये c की वैल्यू। तो अब तमाम वैल्यूज़ को जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम क्या कर देंगे? तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम = आ जाएगा कांस्टेंट इंटू l पावर a। तो l पावर a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 1/2 इंटू m पावर b,
m पावर b, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 0 इंटू थीटा पावर c, थीटा पावर c, c की वैल्यू हमारे पास आई है 0 इंटू g पावर d, g पावर d, तो d की वैल्यू हमारे पास आई है -1/2, इसकी जगह हम पुट करेंगे -1/2। तो ये सारी वैल्यूज़, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, एनीथिंग हैव पावर 0 इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। तो m पावर 0 ये भी 1 की इक्वल आ जाएगा, थीटा पावर 0 ये भी किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला आ जाएगा, कांस्टेंट इंटू l पावर 1/2, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, g पावर -1/2 है, नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा g पावर +1/2, तो दोनों की पावर क्या है 1/2 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट l ओवर g पावर 1/2 है तो अंडर रूट, सो t इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू l ओवर g अंडर रूट। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला आ गया किस चीज़ का, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का ओरिजिनल फार्मूला जो है वो क्या होता है, t इज इक्वल टू 2π l ओवर g अंडर रूट। कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं 2π, लेकिन 2π जो है वो हम एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करते हैं। तो कांस्टेंट के बारे में जो है डायमेंशनल एनालिसिस हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट। कांस्टेंट वी कैन फाइंड द कांस्टेंट बाय एक्सपेरिमेंटली, कोई भी कांस्टेंट है तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। तो इस तरह डायमेंशनल एनालिसिस से हमें जो है रिक्वायर्ड फैक्टर्स गिवन होते हैं और फैक्टर्स को जो है उससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉसिबल फार्मूला डिराइव